राजस्थान के एक अमीर घराने में जन्मी अन्वेषा देव एक ऐसी रईस आजादी थी जिसे अपनी दौलत, शान शौकत और खानदानी रुतबे पर बेहिसाब गुरूर था। उसे यकीन था कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में है, यहाँ तक कि लोग भी आम इंसान उसके लिए बस नौकर और खिदमतगार थे। घर के मुलाजिम उसके गुस्से से कांपते रहते थे। उनमें एक खामोश सीधा साधा नौजवान भी था जिसका नाम था रविनाथ। अन्वेषा अक्सर उसे जलील करके खुश होती, कभी मामूली सी गलती पर उस पर चिल्ला उठती, कभी उसके काम में नुक्स निकाल कर उसे नीचा दिखाती। जिंदगी अपनी उसी रफ्तार से चल रही थी जब एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। अन्वेषा अपने शौहर अर्जुन देव, जो एक बड़े उद्योगपति थे, और अपने दो अमीर दोस्तों के साथ एक लग्जरी वेकेशन पर केरल के साहिलों के लिए रवाना हुई। वे लोग अपने प्राइवेट जहाज से वहां पहुंचे और फिर समुद्र की सैर के लिए एक कश्ती किराए पर ली। जब वे कश्ती पर सवार हुए तो कप्तान ब्रजेश नायर ने सबका मुस्कुराते हुए खैर मकदम किया। बाकी सब ने खुशी से उससे हाथ मिलाया, मगर अन्वेषा ने हमेशा की तरह गुरूर से नीचे नजरें फेर ली और बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। कश्ती का अमला एक दूसरे को देखने लगा जैसे वो इस औरत की बदतमीजी पर हैरान हो। उसी कश्ती पर काम करने वाला रवि भी मौजूद था। अन्वेषा का रवैया उसे बहुत नागवार गुजरा, मगर वह खामोश रहा। वो सबके सामान को उनके कैबिन तक पहुंचा रहा था। अन्वेषा को कुछ भी पसंद नहीं आया, न कश्ती, न सादगी, न कमरा और न खाना। हर चीज में उसे कमी नजर आ रही थी। उसने पूछा, यहाँ कोई जिम तो होगा ना? रवि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक पुरानी एक्सरसाइज वाली साइकिल उसके सामने रखी और बोला, ये लीजिए मैडम, शायद आपका काम चल जाए। यह तंज सुनकर अन्वेषा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकती हूँ। रवि ने नजरें झुका ली, मगर दिल ही दिल में सोचा, कभी वक्त ने पलटा खाया तो यही गरूर जमीन पर गिरेगा। अगले दिन जब लोग छोटी कश्तियों में ड्राइविंग के लिए समुंदर में निकले, बाकी सब समुंदर में कूदकर खुशियां मनाने लगे, मगर अन्वेषा एक चट्टान पर बैठी मुंह पिचकाती रही। उसे पानी से डर लगता था। रवि, तुम यहाँ मेरे साथ रहो, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा। रवि मजबूरन कश्ती में रुक गया। कुछ देर बाद बोला, मैडम, कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। आप भी पानी में जाएं तो शायद आपको अच्छा लगे। अन्वेषा ने तीखे लहजे में कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? रवि चुप हो गया। समुंदर की लहरें हल्के हल्के कश्ती को पहलू से टकराती थीं, मगर उन दोनों ने दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब अन्वेषा साहिल पर एक्सरसाइज कर रही थी तो रवि करीब में ही सफाई कर रहा था। वो पसीने में तरबतर था, मगर अन्वेषा के चेहरे पर हमेशा की तरह नखद ही मुस्कान थी। तुम जैसे लोग हमेशा इसी मिट्टी में लथड़े रहते हो, यह कहकर वह पानी पीने लगी, जैसे किसी मामूली इंसान से बात करने से भी उसका शान घट जाए। रवि ने सर झुकाया, मगर दिल के अंदर कुछ जलने लगा था। शायद वही लम्हा था जब किस्मत अन्वेषा देव के गुरूर को तोड़ने की तैयारी कर रही थी। रवि ने जब अन्वेषा की बदतमीजी सुनी तो चुपचाप वहां से हट गया। दिल में आग सी जलने लगी थी, मगर चेहरे पर अभी भी वही खामोशी थी। दोपहर के वक्त सभी लोग लंच के लिए जमा हुए। समंदर के नीले पानी के बीच धूप नर्म थी, हवा हल्की चल रही थी। सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन अन्वेषा की आदत थी कि किसी चीज़ में खुश ना होना और हर चीज़ में कमी ढूंढना। तो तीखी लहजे में बोली, रवि, तुम्हें समझ नहीं आता, इसे अभी गर्म करके लाओ। रवि ने जब्त से अपने हाथ की मुट्ठी खोल दी। कुछ पल के लिए उसे चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभरी, मगर उसने फौरन खुद को काबू में कर लिया। एक पल को उसे ख्याल आया, काश वो इस गुरूर भरी औरत के मुंह पर ये खाना उड़ेल दे, जैसे वह हर रोज उस पर जहर उगलती है। मगर वह जानता था कि ऐसा बस वो सोच सकता है, कर नहीं सकता। वो चुपचाप किचन में गया जहां कप्तान ब्रजेश और दूसरे अगले लोग खाना तैयार कर रहे थे। भाई, ये औरत तो हर वक्त जहर उगलती रहती है, रवि बोला। ब्रजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हमें मुस्कुराते हुए इनके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इनका इलाज वक्त करता है, कोई इंसान नहीं। रवि ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। अन्वेषा के तेवर हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे थे। वो कप्तान ब्रजेश तक से बदतमीजी से बात करती, कहती, नौकरों से मुझे घिन आती है, इन्हें बोलिए मेरे सामने ज्यादा ना आए। पूरी कश्ती पर एक अजीब सा बोझ छा गया था। सब लोग उस औरत को दूर रहने की कोशिश करते थे, मगर रवि की मजबूरी थी, उसे तो हर वक्त उसके आसपास रहना पड़ता था। 2 दिन गुजर गए। अन्वेषा का तकब्बुर, उसकी आंखें, उसकी तेज आवाज़, सब कुछ रवि के
जब्त को तोड़ने लगा था। अब अक्सर उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता, मगर किस्मत जैसे जैसे दोनों को बार बार आमने सामने ले आती। एक रात जब चांद अपनी चांदनी समुंदर के ऊपर बिखेर रहा था, अन्वेषा शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई डेक पर आई। इत्तेफाक से सामने से रवि आ रहा था। वो उससे टकरा गई और बदतमीजी वाले लहजे में बोली, देख कर नहीं चल सकते तुम। रवि के अंदर पहले से ही बदले की एक चिंगारी जल रही थी, मगर उसने खुद पर काबू रखा। अन्वेषा हंसी, एक ऐसी हंसी जो तजलील की महक लिए थी, जैसे वे उसे छेड़ना चाहती हो। के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता और वो वहां से चला गया, मगर दिल के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह अन्वेषा ने अपनी जिद दिखाई, मैं आज फिशिंग पर जाना चाहती हूँ। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, मैडम मौसम खराब होने वाला है, अभी जाना खतरनाक होगा, मगर अन्वेषा कब किसी की सुनती थी। मैंने कहा जाना है तो जाना है। रवि ने हार मान ली और एक मोटर बोट पर उसे बिठाकर समुंदर की गहराई की तरफ ले गया। लेकिन फिर अचानक इंजन बंद हो गया। रवि ने बार बार कोशिश की, मगर बोट दोबारा नहीं चली। जब फ्यूल चेक किया तो मालूम हुआ कि पेट्रोल ही खत्म है। क्या मतलब, बोट बंद हो गई, इसे फौरन स्टार्ट करो। अन्वेषा चीखी, मैंने पहले ही कहा था मत चलो, मगर तुम्हारी जिद के आगे मैं भी फंस गया हूँ, अब बस इंतज़ार करो। रवि ने जवाब दिया कि अन्वेषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो वरना तुम्हें देख लूँगी। समुंदर बेरहम था, लहरें आहिस्ता आहिस्ता उनके चारों ओर गरज रही थीं। दिन ढलने लगा, फिर रात आ गई, अंधेरा छा गया और उनके पास अब ना खाने को कुछ बचा था, ना ही पीने को। दूसरे दिन सूरज तपा हुआ था। अन्वेषा के चेहरे पर गुरूर की चमक मध्यम पड़ने लगी। भूख, प्यास और डर तीनों उसके लहजे से तकब्बुर चूस रहे थे। उसी वक्त उसने एक बॉक्स में गन देखी और कहा, यह लाओ, हम इससे सिग्नल दे सकते हैं। वो चिल्लाई। रवि ने फौरन कहा, यह फ्लेयर गन है मैडम, इसे एहतियात से इस्तेमाल करना, एक गलती में सब कुछ खत्म हो सकता है। दोनों समुद्र के बीच में फंसे थे, जहां आसमान हद से नीचे झुका महसूस होता था। शायद यही वो लम्हा था जब कुदरत ने अन्वेषा देव को पहली बार उसके अपने गुरूर के मुकाबिल ला खड़ा किया था। वक्त जैसे थम गया था। सूरज उनके सिरों पर तपा हुआ था। प्यास होठों को चीर रही थी और भूख पेट में आग लगा रही थी। रवि ने हिम्मत करते जाल का एक टुकड़ा समेटा और बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी मछली पकड़ ली और कहा, यह खा लीजिए, कुछ तो ठीक रहेगा। मगर अन्वेषा के चेहरे पर अब भी गुरूर की लकीर थी। यह गंदी है, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती, और उसने वो मछली फेंक दी। रवि ने एक लम्हे के लिए नजरें नीचे की। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग भूख और जिल्लत में भी खुद को ऊंचा समझते हैं या नहीं। वो बुदबुदाया। अचानक अन्वेषा ने समुंदर की तरफ इशारा किया। वो देखो, एक कश्ती उम्मीद की चमक उनकी आंखों में लौट आई। अन्वेषा को फौरन गन उठाई और आसमान की तरह चिल्लाने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहा था। गोली ठीक से नहीं चली और अगले ही लम्हे गोली सीधी उनकी रबर बोट पर जा लगी। एक तेज सी आवाज़ आई, बोट की हवा निकलने लगी। यह तुमने क्या कर दिया? रवि चिल्लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। बोट डूबने लगी, पानी अंदर आने लगा। दोनों ने किसी तरह आधे बचे हुए हिस्से को पकड़ा और तैरने लगे। रात छा गई। आसमान का बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और समुंदर पागल हो चुका था। बारिश ने सब कुछ धो डाला। गुरूर, डर, आवाज़, सब। अन्वेषा चीखती रही, मगर पानी की शोर में उसकी आवाज़ गुम हो गई। रवि ने दोनों हाथों से बोट के किनारे को थाम रखा था। हिम्मत रखो, सुबह हो जाएगी, वो चिल्लाया। पूरी रात वो तूफान से लड़ते रहे, बिल्कुल तन्हा। जब सुबह सूरज की हल्की किरण उनके चेहरे पर पड़ी तो उन्हें दूर एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। एक नई उम्मीद की लकीर, जैसे किस्मत ने फिर एक मौका दिया। किसी तरह वो वहां तक पहुंच गए। ज़मीन पर कदम रखते ही अन्वेषा ने रेत में लेटकर सांस ली। मगर मूरत, मेरा वकील तुमसे ज़रूर मिलेगा। तुमने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। रवि ने थकी हुई लहजे में कहा, जो दिल चाहे वो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम जैसी औरत से दूर रहना ही बेहतर है। वे दोनों अपनी अपनी दिशाओं में चल पड़े। वो टापू सुनसान था, ना कोई परिंदा, ना आदमी, बस हवा की सरसराहट थी।
रवि पहाड़ी की एक तरफ गया तो उसे एक पुरानी झोपड़ी मिली। लगता था कोई बरसों पहले यहाँ आ चुका था। उसने झोपड़ी को साफ किया, पत्तों से छत ढकी और झरने से पानी भर लाया और फिर लकड़ियों से मछली पकड़ने की जुगाड़ बनाई। उधर अन्वेषा जंगल में घूमती रही। चारों तरफ सन्नाटा था। आखिरकार वो थक कर एक पेड़ के नीचे छिप गई और वहीं से रवि को देखने लगी। वो देखती रही। वही नौकर जिसे वह हमेशा कमतर समझती थी अब इत्मीनान से मछली भून रहा था और तन्हाई में चैन से खा रहा था। भूख ने आखिरकार उसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। वो धीरे धीरे रवि के पास आई। मुझे थोड़ा सा दे दो, वो धीमी आवाज में बोली। रवि ने हाथ रोका, फिर नजरें उसकी तरफ उठाई। नहीं, तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। आज तुम्हें अपनी भूख से खुद लड़ना होगा। मैं तुमसे यह खरीद लूंगी। अन्वेषा ने गुस्से में कहा। 1000 दूंगी। यह लो मेरी सोने की चूड़ी। रवि ने चूड़ी हाथ में ली, फिर मुस्कुराकर जमीन पर फेंक दी। यहाँ तुम्हारी दौलत नहीं चलेगी मैडम, उसने कहा। यहाँ सिर्फ भूख बोलती है, गुरूर नहीं। अन्वेषा का चेहरा लाल हो गया। उसने मिट्टी उठाकर उस पर फेंकी। बेअदब रवि का सब्र अब टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब सुन लो, आज से तुम मेरी नौकर हो। मैं मालिक हूँ इस टापू पर और तुम्हें मेरी ही हर बात माननी होगी। अगर खाना चाहती हो तो मुझे मालिक कहो और जाकर मेरे कपड़े धो, सुखाओ और पानी भर लाओ। शायद फिर तुम्हें कुछ खाने को दूं। अन्वेषा ने गुस्से में दांत किटकिटाए, मगर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो झरने के किनारे गई, कपड़े धोए, उन्हें पत्थरों पर फैलाया और शाम होने से पहले रवि के सामने लाकर रख दिए। रवि ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब जाकर पानी लाओ, फिर शायद तुम्हें खाना मिले। और पहली बार वो रईसजादी जो कभी हाथ ना उठाए, अब वो मामूली नौकरानी की तरह एक बाल्टी के लिए जंगल के अंदर जा रही थी। उसके गुरूर की जड़ें अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। अन्वेषा ने रवि की बात मानी और खामोशी से उसके कहे हुए सारे काम करने लगी। पहले वह उसके कपड़े धोती रही, फिर झरने से पानी भर कर लाई। सूरज ढलने लगा। थकान ने उसके गुरूर पर हमला कर दिया। जब वह वापस आई तो रवि ने एक मछली भूनकर उसके सामने रखी और कहा, यह खा लो। अन्वेषा ने झकझकाते हुए देखा और वह कच्ची धुंधली हुई मछली खा ली। रवि ने खामोशी से उसे देखा। दिल के किसी कोने में उसे दर्द भी हुआ, मगर वह जानता था यह दर्द ही उसकी दवा है। जो गुरु किनारे हवा ठंडी हो चुकी थी। रवि अपनी झोपड़ी के अंदर गया और अन्वेषा से कहा, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बाहर सो जाओ, आसमान के नीचे। बाहर बहुत ठंड है। यह टापू किसी रईस आज़ादी के लिए नहीं बना। उसने कहा, तुम्हें हालात के साथ जीना सीखना होगा। वो लम्हा शायद अन्वेषा की जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा था। बाहर रेत पर लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए पहली बार उसने अपनी जिंदगी पर सोचा। वो जो दुनिया को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करती थी, आज खुद जमीन से लिपटी रो रही थी। अब रवि के चेहरे पर भी एक शक्ति थी, जैसे वो खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हो। वो मछलियाँ पकड़ लाता और बाकी सारा काम अन्वेषा के कंधों पर छोड़ देता। जरा सा भी गुरूर दिखाने पर वो ठंडे लहजे में उसे टोक देता। वक्त के साथ उसका रवैया और सख्त हो गया। एक दिन जब अन्वेषा लकड़ियां जमा करके वापस आई तो रवि ने अचानक कहा, आज तुम गाना गाओ। हाँ, वही जो कभी तुम्हें पसंद था। अन्वेषा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या गाना? हाँ, गाना और मुस्कुराना, जैसे तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। वो मजबूरी में हल्की आवाज में गाने लगी। उसके बोल हवा में बिखर गए, जैसे समुंदर भी सुनने लगा हो। रवि के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। उसे लगा वो औरत जो सिर्फ गुरूर से भरी थी अब इंसान बनने लगी है। अब अन्वेषा उसके कपड़े धोती, लकड़ियां लाती, पानी भरती और कभी कभी वो दोनों हंसते भी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री जन्म लेने लगी और उनका रिश्ता नफरत से प्यार में धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन रवि उसके करीब आया और बोला, मेरे हाथ पर एक निशान है, देखो इस पर एक छोटा सा बोसा दो। अन्वेषा चौंक गई। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं, बस देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा गुरूर अब भी जिंदा है या मर गया। वो लम्हा खामोशी का था। अन्वेषा के हाथ कांपे, मगर आखिरकार वो छुप गई। एक मछली सी लजती हुई हरकत के साथ उसने रवि के हाथ में छुआ। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि यह जीत नहीं है, एक एहसास का जन्म है। अब रवि पहले जैसा सख्त नहीं रहा। उस टापू पर जहां हवा में तन्हाई की खुशबू थी,
दो दिलों के बीच एक नया एहसास जन्म लेने लगा।